नमस्कार, स्वागत है चर्चा में आपका। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। न राज्य की इच्छा, न स्वर्ग की आकांक्षा, न मोक्ष की आकांक्षा, बस इच्छा केवल ये कि पीड़ितों के दुख को समाप्त किया जा सके। ये महामंत्र, ये मूल मंत्र श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया। हर कोई जानता है कि निष्काम कर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया, जहां पर यह कहा गया कि फल की इच्छा ना करे आदमी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये भगवद गीता में कहा गया। मोहग्रस्त अर्जुन को सन्मार्ग दिखाने का काम भगवद गीता ने किया। दुनिया के भारतीय सनातन संस्कृति के जो वैदिक सनातन मूल्य हैं, जो दार्शनिक मूल्य हैं, उनका निचोड़ अगर कहीं दिखा तो भगवद गीता में दिखा। और भगवद गीता के बाद प्रकारांतर में, कालांतर में भारतीय दर्शन परंपरा की गंगोत्री भी श्रीमद् भगवद गीता बनी। श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जो कि अभिनय सिखाता है, भाव सिखाता है, रूप सिखाता है, रस सिखाता है, जीवन को अनेक रूपों से सुसज्जित करता है। तो नाट्यशास्त्र और साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता, इन दोनों को विश्व विरासत से संबंधित यूनेस्को की संस्था ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसे शामिल किया है। ये कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से श्रीमद् भगवद गीता का इस सूची में शामिल किया जाना भारतीय मेधा, भारतीय दार्शनिक परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय कला संस्कृति, नाट्यशास्त्र को शामिल किए जाने की वजह से कितना इसका असर पड़ेगा। वैश्विक पहचान तो भारत की श्रीमद् भगवद गीता की है ही है। भले ही ये कहा जा सकता है कि इस सूची में भगवद गीता को शामिल किया गया है, सूची का भी सम्मान बढ़ा है, भारतीय मेधा को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कितना महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी होंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितनी महत्वपूर्ण है ये घोषणा जो यूनेस्को ने आज विश्व धरोहर दिवस के दिन किया है। भारत की विरासत को एक बार फिर से वैश्विक सम्मान मिला है। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इन दोनों कृतियों के बाद अब कुल भारत की 14 कृतियां इस सूची में शामिल हो चुकी हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी जानकारी दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खुशी जाहिर करते हुए प्रत्येक भारतीय के लिए इसे गर्व का क्षण बताया। पिछले साल ही रामचरितमानस सहित 3 अन्य कृतियों को भी इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत की समृद्ध विरासत को मान्यता देने के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 2 कृतियों को शामिल किया गया है। ये कृतियां हैं श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा है, भारत की सभ्यतागत धरोहर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। यह वैश्विक सम्मान भारत की शाश्वत ज्ञान परंपरा और कलात्मक प्रतिभा का उत्सव है। ये अमर ग्रंथ केवल साहित्यिक धरोहर नहीं है, बल्कि वे दार्शनिक और सौंदर्यात्मक आधार हैं, जिन्होंने भारत के दृष्टिकोण को, हमारी सोच, हमारी अनुभूति, हमारे जीवन जीने और अभिव्यक्ति के तरीके को गहराई से प्रभावित किया है। इस नवीनतम उपलब्धि के साथ अब भारत के कुल 14 अमूल्य धरोहरें इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना को संजोया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। गौरतलब है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के आरंभ होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता के रूप में देश दुनिया में मान्यता है, जिसे दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। अगर नाट्यशास्त्र की बात करें तो इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी नाट्यशास्त्र में संकलित की गई है।
संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में नाट्यशास्त्र का आज भी सम्मान किया जाता है। रस सिद्धांत नाट्यशास्त्र के केंद्र में बिंदु माने जाते हैं। नाट्यशास्त्र में जीवन की विविधता का चित्रण बखूबी किया गया है। नाट्यशास्त्र में जीवन के सभी ज्ञान, शिल्प, कला और विद्या को शामिल भी किया गया है। भारत की इन दोनों ही महान कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में स्थान मिला है। अगर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की बात की जाए तो 1992 में शुरू हुआ था मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना है, विरासत दस्तावेजों को संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें विश्व भर के ऐतिहासिक दस्तावेज संकलित हैं। इसमें पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, चित्र, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं। संरक्षित दस्तावेज ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2024 में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को रजिस्टर में जगह मिली थी। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोकन 2024 में हुए थे शामिल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस खास दिन भारत की विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान और उचित पहचान मिलना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इससे पहले भारत की कई विश्व धरोहरों को वैश्विक सूची में शामिल किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो बेहद महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि विश्व धरोहर दिवस के दिन इस सूची में शामिल किया जाना श्रीमद् भगवद गीता को और साथ ही साथ नाट्यशास्त्र को कितना महत्वपूर्ण है और कैसे विश्व भी इससे लाभान्वित होगा और कैसे हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारे परंपरा का संरक्षण होगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी, जो कि इंचार्ज हैं और नोडल सेंटर ऑफ IGNCA से संबद्ध है और नोडल सेंटर ऑफ यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम से संबद्ध है। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी हैं, JNU के इतिहास विभाग से संबद्ध हैं। सबसे पहले प्रोफेसर रमेश चंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी ये हमारे लिए, हर एक भारतीय के लिए गर्व का तो क्षण है ही, साथ ही साथ ये सूची जो 1992 से शुरू की गई एक अभिनव प्रयास, किन शब्दों में कहेंगे कि ये लाभान्वित होगी विश्व का साहित्य राष्ट्र भी और भारत भी? सर्वप्रथम आप सभी को विश्व धरोहर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है जब विश्व धरोहर दिवस के दिन हमारे सभी देशवासियों को यूनेस्को की तरफ से ये एक बेहतरीन न्यूज़ मिली, जहां पर हमारे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में नामांकित किया गया जी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यूनेस्को का जो विश्व धरोहर को रिकॉग्नाइज करने का या विश्व पटल पर लाने के जो 3 प्रोग्राम हैं, एक प्रोग्राम वर्ल्ड हेरिटेज जिसमें कि मोनूमेंट और सिटीज़ का नॉमिनेशन होता है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जिसमें फेयर, फेस्टिवल और हमारी जितनी भी रिचुअल्स और हमारी ICH है उसका नॉमिनेशन होता है। तीसरा ये जो प्रोग्राम जिसमें डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, जिसको हम यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम बोलते हैं, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विषय हमारे सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, वास्तव में गर्व का विषय है, क्योंकि भगवद गीता हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, एक भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। धर्म, कर्म, ज्ञान, योग सभी रूपों में भगवद गीता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो हमारे भगवान कृष्ण ने दिया था, लोगों उनको दिया है। और इसको विश्व पटल पर नामांकित होना, आज की जो युवा पीढ़ी है जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है इस तरह के ग्रंथों की, और कई बार विश्व में हमेशा विश्व एक ये देखता है कि किस तरह की रिकॉग्निशन आपकी धरोहर को मिली है, तो उससे एक बल मिलेगा निश्चित तौर से, विश्व रूप में उसको वैश्विक स्तर पर लोग इसको और ज़्यादा समझेंगे। और प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, श्रीमद् भगवद गीता न परिचय न पहचान, किसी चीज़ की मोहताज नहीं,
यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाना, सूची को का भी सम्मान हासिल होना है, सूची को भी एक तरीके से मान के चले कि उसके लिए भी सम्मानित किया जाना है। बहुत भावुक होकर कहने वाली बातें ये नहीं है, भगवद गीता जैसे ग्रंथ को शामिल किया जाना, उस सूची का भी सम्मान है। लेकिन किस तरीके से नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को सम्मिलित किया जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रभावशाली होगा? अश्विनी जी, जैसे आपने प्रारंभ किया, आपने जिस रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया अपने प्रोग्राम में, वही सबसे बड़ा भावुक क्षण है। न तो हम कामये राज्यम। भगवत गीता किसी की मोहताज नहीं। आपने ठीक कहा कि उस सूची में इसका शामिल होना सूची का सम्मान है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके इतिहास को देखें। श्रीमद् भगवत गीता के 5000 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी जी। और जिसको प्रथम गीत कहा जाता है इस विश्व का, इसके संपर्क में जो भी आया है पिछले 5000 वर्षों में, वो उससे प्रभावित हुआ है। चाहे वो भगवान बुद्ध हों, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो चीनी यात्री हों जो भारत आए हुए हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ तक कि मुगल शासक, चाहे वो अकबर हों या शाहजहां हों या उनका पुत्र अकबर के प्रपौत्र दारा शिकोह हों, सबने भगवत गीता को पढ़ने और उसको अनुभूतित करने का प्रयास किया है। ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि इसके जो 3 आयाम हैं, कर्म, योग और ज्ञान, ये जो त्रिवेणी इसमें बहती है, वही भारत की संस्कृति की पहचान है। इसलिए आज विश्व धरोहर दिवस के दिन इसको सूची में शामिल किया जाना, मुझे लगता है कुछ देर हो गई है, लेकिन जैसा आपने स्वयं कहा, ये किसी की मोहताज नहीं है, किसी के लिए याचक नहीं बनती। ये स्वयं में एक ऐसा ग्रंथ है जो सदा सर्वदा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अगर देखा जाए दार्शनिक रूप से, कि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने जिन 3 ग्रंथ समूहों को सम्मिलित किया था, जिनको उन्होंने कहा था ये प्रस्थान त्रयी है, भारत की जो ज्ञान की प्रस्थान है, उसमें भगवत गीता, वेदांत सूत्र और उपनिषद। इसलिए उपनिषद और ये तीनों जो ग्रंथ हैं, और इन्हीं तीनों ग्रंथों को और एक योग वाशिष्ठ को लेकर के दारा शिकोह ने जो 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था, उसके बाद यूरोप में जिस प्रकार से पहुंचता है, चाहे वो शोपेनहावर हो फिलोसोफर, चाहे वो जर्मनी के बहुत बड़े लेखक गोटे हो, सबने पढ़ करके ये आश्चर्यचकित है कि इस प्रकार की ज्ञान श्रृंखला इस भारत जैसे देश में 5000 वर्ष कैसे थी। इसको मैं प्रथम गीत कहता हूं इस भारत भूमि का। इसलिए आज विश्व धरोहर दिवस के दिन इसको विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया जाना हम सब के लिए, जैसा गौड़ साहब ने कहा, बहुत ही गर्व का विषय है। जहां तक नाट्य शास्त्र का, बहुत ही जल्दी बताता हूं, नाट्य शास्त्र भी 3 आयामों से बना हुआ है, अभिनय, ज्ञान और कला। कला में सौंदर्य आता है, तो भारत की जो सौंदर्य संरचना है, और चूंकि प्रोफेसर गौड़ तो स्वयं इससे जुड़े रहे हैं, जो दिल्ली का नाट्य शास्त्र का जो इंस्टीट्यूट है, आप जो अभिनय है, किस प्रकार से अपने ज्ञान को और अपनी कला को, अपने सौंदर्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, एक तो ये अंश हो गया। दूसरा, हमारे मनीषियों ने कहा था, कि भरत मुनि ने कहा था कि यदि अभिनय इस प्रकार से किया जाए कि अभिनेता के रूप में स्वयं जो दर्शक है वो अपने आप को देखने लगे, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इससे सुंदर ग्रंथ कभी लिखा नहीं गया। इसको भी लिखे हुए 2500 वर्ष हो गए हैं। इसलिए उसमें कहा, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। यदि दर्शक नाटक को देख करके, राम के मंचन को देख करके ये अनुभव करे कि हमें राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं, वो अभिनय सिर्फ नाट्य शास्त्र की कलाओं के माध्यम से आ सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है, क्षमा कीजिएगा कि ये विलंब बहुत हो गया, लेकिन जैसा कि आपने कहा, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। ये प्राणियों की आर्त, उनकी वेदना को नष्ट करने वाले दोनों ग्रंथ हैं, क्योंकि अभिनय के माध्यम से अपनी वेदना को निकाला जाता है। जैसे एक कवि ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कला जो है वो एक पीड़ा से निकलती है, टॉर्मेंट से निकलती है। इसलिए इन दोनों ग्रंथों का इसमें सम्मिलित किया जाना मेरे लिए आश्चर्य नहीं है, लेकिन मुझे हर्ष का विषय है सबके लिए, प्रसन्नता भी है निश्चित तौर से। प्रोफेसर गौर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से प्रोफेसर हीराबंद जी ने बताया, ये जो सूची है 1992 से इसकी शुरुआत हुई। इसके पहले रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक, इनको भी 2024 में शामिल किया गया। कुल 14 ग्रंथ हैं हमारे। तो जो साहित्य राशि है, या फिर जिसको कहें कि विश्व का जो वांग्मय है, उसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान और कैसे
इन सब का संरक्षण या संवर्धन होगा? आगे क्या है ये? देखिए, जैसे आपने बताया कि ये 1992 में शुरू किया, तो हम अगर हमें शुरू के साल देखें तो आप मान के चलिए 2018 में इस कार्यक्रम का कार्यभार मुझे मिला। उससे पहले सिर्फ हमारे इंटरनेशनल रजिस्टर में 8 नॉमिनेशन थे, क्योंकि ये रजिस्टर 3 लेवल पे ऑपरेट करता है: इंटरनेशनल रजिस्टर, रीजनल रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर जी। और रीजनल रजिस्टर में हमारा 2024 से पहले कोई नॉमिनेशन नहीं था। जैसे कि आपने रामचरितमानस, पंचतंत्र और शहदे लोकल लोचन का जो जिक्र किया, वो तीनों के तीनों नॉमिनेशन हमारे रीजनल रजिस्टर में पहले नॉमिनेशन 2021 में हमने सबमिट किया, 2024 में उसका फाइनल इंस्क्रिप्शन हुआ। और पिछले अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो एक साइकिल में सिर्फ हम 2 ही नॉमिनेशन सबमिट कर सकते हैं। और ये जो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, इससे पहले अभिनव गुप्त और गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट और इनका सबका भी नॉमिनेशन हुआ है। तो डेफिनेटली हमारी जो ग्रंथ सूची है इतनी महान है, इतनी वास्ट है कि हमारे लिए ये 2 नॉमिनेशन एक साइकिल में, जो 2 साइकिल की होती है, बहुत ही कम है। और हमें ज़रूरत है कि जो तीसरा रजिस्टर हमें बनाना है, नेशनल रजिस्टर, हमें जल्दी से जल्दी उसकी स्थापना करें। क्योंकि हिंदुस्तान, हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट तो एक तरह से पूरा सही एस्टिमेट है। अगर हम उनमें से जहाँ तो लाखों हमारी वैल्यूएबल और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट हैं, तो ज़रूरत है हमें कि विश्व पटल पर लाने के लिए हमें जो तीसरा रजिस्टर है, नेशनल रजिस्टर, उसको जल्द से जल्द हमें लागू करना होगा। क्योंकि इंटरनेशनल रजिस्टर, रीजनल रजिस्टर की एक लिमिटेशन है, उनकी सीमा है। आप 2 या 3 से ज़्यादा उन दोनों रजिस्टर में नॉमिनेट नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार हमारे महान ग्रंथ विश्व पटल पे इस सूचियों में आने में कहीं ना कहीं उसमें समय लग जाता है। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखिए पिछले 1 दशक के दौरान, अभी G20 जब सम्मेलन हुआ था यही दिल्ली में ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो गर्व भरा क्षण भी लोगों को ध्यान है कि जब अहोम राजवंश का जो समाधान प्रणाली थी उसको भी शामिल किया गया था। 43वां हमारा विश्व धरोहर सूची, ये स्थल होते हैं और ये जो सूची है ये तो साहित्य और अन्य चीज़ों से जुड़ी होती है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरीके से विकास और विरासत को समाहित करते हुए संस्कृति संरक्षण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और उन चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया जाना प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके कार्यकाल में किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं भुला दिए गए थे कतिपय कारणों से। ये बिल्कुल ठीक कहा अश्विनी जी आपने जैसा कि कहा कि विकास भी और विरासत भी जो हमारी धरोहर है, और हमारा धरोहर भारत का क्या है? ज्ञान है। भारत एक जिज्ञासा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सभी जिज्ञासु हैं, सभी ज्ञान की इच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई पांडित्य नहीं दिखाता, लेकिन जो भी पांडित्य होता है वो विश्व के सामने आता है। तो जैसा कि आपने कहा कि विकास के साथ ही, और दूसरी मेमोरी की बात चल रही है, स्मृति का दूसरा नाम इतिहास भी होता है। स्मृति को जिस दिन आप खो देते हैं, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत स्मृति हो या हमारी धरोहर से संबंधित जो स्मृति है, उस दिन हमारा जो मूल है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। इसलिए जितनी भी हमारी धरोहर, और हमारी धरोहर की परंपरा तो बहुत लंबी है। मैंने कहा कि इन रामायण और महाभारत और गीता से पहले हमारे पास ऋग्वेद भी हैं, उसके बाद उपनिषद भी हैं, और इन सभी ग्रंथों पे जो जो भारत के संपर्क में आया है, चाहे वो आक्रांता ही क्यों न रहे हों, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये ग्रंथ हैं, जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी और हमारी ब्रितानी शासन था, तो आपको पता है कि वहाँ के जो विद्वान आते थे, सबसे पहले वो कालिदास को पढ़ते थे, भगवत गीता को पढ़ते थे, उपनिषद को पढ़ते थे, उनका ट्रांसलेशन करते थे। वो किस लिए? क्योंकि वो जानते थे इस देश की जो नींव है और इस देश की जो प्राचीर है और इस देश का जो छत है, वो सब ज्ञान के ऊपर आधारित है। चाहे वो हमारा ज्ञान हो प्रशासन का, चाहे वो हमारा ज्ञान हो कर्म करने का, चाहे वो हमारा योग जो है, योग का तात्पर्य सिर्फ यही नहीं होता कि हम सुबह उठ करके एक्सरसाइज करें और योग करें। योग तो एक चिंतन की परंपरा है, और हमारे पास योग शास्त्र का इतना बड़ा ग्रंथ भी है। और गीता को
कर्म, ज्ञान और योग का जो एक सम्मिश्रण माना जाता है, एक स्वयं में एक रस माना जाता है, गलित रस, जो फल पका हुआ रस है। और इसीलिए बार बार कहा गया, इसको जितनी बार भी पिएंगे उतनी बार आप अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम अपने अतीत को जाने, कितना हमारा समृद्ध अतीत था, और वो चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो। एक और पुस्तक है जो मुझे लगता है विश्व धरोहर बन सकती है, वो हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। बहुत सारे हैं, लेकिन उससे आपको लग जाएगा कि विकास का क्या अर्थ होता है जब व्यक्ति के जीवन में, या तुलसी ने जो कहा था कि अच्छा राजा कौन होता है, कि जब वो आपसे टैक्स लेता है तो उसको आभास नहीं हो, और जब देता है तो सभी देखते हैं। बरसत हरखत सब लखे और करशत लखे न कोई। तुलसी ने कहा था जब बारिश होती है तो सभी प्रसन्न होकर के देखते हैं कि जल गिर रहा है, लेकिन जब सूर्य जल को सोख लेता है तब कोई नहीं देख पाता है। इसलिए तुलसी प्रजा सुराज सो, अगर बहुत भाग्य होता है, सौभाग्य से नृपति सूर्य सब होए। तो सूर्य जो है जब जल देता है तो सभी दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो जल लेता है, ये कौटिल्य ने इसको कोट किया था कि जो टैक्स सिस्टम है हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अनुभव न हो, पिंच न करे, दुख न हो, लेकिन जब सरकार उनको देती है कुछ सुख, वो उसका उसको आप एक तरह से आधुनिक युग में प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही विशद परंपरा है हमारे। लोकहित की अवधारणा, लोकतंत्र की अवधारणा, लोक कल्याण की अवधारणा, यही तो हमारे केंद्र बिंदु रहे हैं हमारे मनीषियों के कहीं ना कहीं चिंतन के। प्रोफेसर गौर जी, आपसे जानना चाहेंगे। आपने बोला कि G20 में प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक भेंट की थी सभी G20 में आने वाले जो राष्ट्राध्यक्ष थे, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जी, निश्चित तौर और से उसके साथ मेरा कुछ जुड़ाव रहा है, उसके एडिशन को लेकर के, संपादन को लेकर के, इसलिए वो सबको भेंट की थी और कहा था कि जो जड़ें हैं, जैसा अभी गौर साहब ने कहा, जो हमारे यहाँ जड़ें हैं लोकतंत्र की, वो बहुत ही पुरानी है, बहुत गहरी है। जी, प्रोफेसर गौर जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर गौर, आपसे जानना चाहेंगे, साहब प्रोफेसर हीरामन जी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारी साहित्यिक राशियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम धरोहर में शामिल कर सकते हैं। आपने बताया कि 2024 में 3 कृतियां शामिल हुई, आप बता रहे हैं कि नॉमिनेशन 2 ही हो सकते हैं। तो कैसे आपकी पूरी कमेटी या पूरा का पूरा ये प्रयास चल रहा है कि जो भारतीय सनातन चिंतन परंपरा है, भारत भारतीयता का जो रूप है, उसको वैश्विक स्तर पर, साहित्यिक स्तर पर, या इन यूनेस्को के धरोहरों के स्तर पर आप लोग उसको नए सिरे से स्थापित कर रहे हैं? आगे क्या रणनीति है? देखिए, इस साल ये नॉमिनेशन साइकिल अभी अनाउंस होने वाला है, और मुझे प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने अर्थशास्त्र की बात की। अर्थशास्त्र हमारी इस साल की सूची में ऑलरेडी शामिल है, जो हम उसका नॉमिनेशन डोजियर बनाने जा रहे हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन का भी हम जॉइंट नेपाल गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट नॉमिनेशन प्लान कर रहे हैं, और भी थिरुकुरल और बहुत सारे ऐसे करीब 5 से 7 ग्रंथों का एक नॉमिनेशन इंटरनेशनल रजिस्टर और रीजनल रजिस्टर के लिए, जैसे कि हम 3 नॉमिनेशंस हम जॉइंट नॉमिनेशन के साथ इंटरनेशनल रजिस्टर में जमा कर सकते हैं, और 3 हम रीजनल रजिस्टर में। लेकिन जो आपका सवाल है कि हम अपनी धरोहर को विश्व पटल में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमें अपना खुद का यूनेस्को का जो प्रोविज़न है, नेशनल रजिस्टर क्रिएट करना। नेशनल रजिस्टर की सबसे बड़ी खूबी है कि आप अपने देश की जितनी भी चाहें बहुमूल्य धरोहर को उसमें नामांकित कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा प्रक्रिया आपकी अपनी होती है। और भारत जैसा देश जिसमें हमारे पास इतनी धरोहर है, तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी नेशनल रजिस्टर क्रिएट करना। उसके साथ साथ इवन हमारी जो अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों में भी ऐसी बहुत सारी धरोहर है, क्योंकि हमारा देश कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो इवन हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे कि हम स्टेट लेवल पर एक रजिस्टर बनाएं। सबसे पहले हम एक नेशनल रजिस्टर और एक स्टेट लेवल पे, उससे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि यूनेस्को के तीनों रजिस्टर की एक अपनी मान्यता बराबर ही है। अगर हम अपने नेशनल रजिस्टर में कोई धरोहर नामांकित करते हैं, वो भी विश्व के सामने यूनेस्को के माध्यम से विश्व पटल पर आएगी। तो सबसे इमीडिएट ज़रूरत जो हमारी है कि हमें अपने नेशनल रजिस्टर को, और आई एम श्योर कि हमारी सरकार है उसका ज़रूर इस पर हमारा पूरा समर्थन और मदद मिलेगी, और हम जल्द ही इसको नेशनल रजिस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। जी, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रयास जारी रहेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, जब आइजनहावर ने देखा परमाणु विस्फोट का, जब टेस्टिंग हुई, तो गीता के श्लोक उनके ज़ुबान पर आ गए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से सब चीज़ें मुझ में ही आकर लय होती हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा।
जो इस समय कार्यशैली है वर्तमान सरकार की, किस तरीके से आप मान के चलते हैं कि हमारे चाहे साहित्य राशि हो, चाहे हमारे धरोहर हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, जो हमारे मूल बिंदु हैं उनको नए सिरे से व्याख्यायित हो रहा है, उनको नए सिरे से पहचान मिल रही? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनको परमाणु हथियारों का जनक माना जाता है, जो जनक थे भी, उन्होंने गीता को बहुत ही बारीकी से, बड़े ध्यान से पढ़ा था और उन्होंने उसका उल्लेख भी किया है, कई बार उल्लेख किया है और उन्होंने कहा वही हमारी प्रेरणा थी। और उन्होंने एक जो आपने बताया कि बहुत चर्चित श्लोक है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, आई एम द टाइम, आई एम द काल, I am experienced in devouring the universe, and so I am always ready to take it in again. मैं काल हूं और विश्व को, यूनिवर्स को अपने में समाने की मेरी एक क्षमता है और मैं प्रवृत्त हूं इसके लिए। ये उन्होंने कहा था कि वो भगवत गीता जो गूढ़ ज्ञान, जो मैंने बताया कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमारे हिमालय की तरह बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऊंचा है। इसलिए ये आवश्यक होता है कि जैसा गौड़ साहब जो कह रहे हैं कि इतने ग्रंथों को, चाहे तिरुक्कुरल हो, चाहे वो नाट्यशास्त्र का हो ही गया, चाहे वो अर्थशास्त्र हो या अन्य ग्रंथ, कालिदास के 2-3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनको, और ठीक कह रहे हैं कि अगर हम राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर एक सूची बनाते हैं जिससे ये आसानी हो जाएगी हर बार कि किसको हम अगली बार एक रिकमेंड करते हैं और अनुमोदित करते हैं, जिसको, और ये सूची बढ़ती जाएगी एक जी, और ये सूची और ज्यादा बढ़ती जाएगी और उससे कई लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि हमारे पास जो ग्रंथ हैं लोगों को पता होगा। मैंने जैसे बताया, स्मृति का अर्थ होता है हमारा प्रोफेसर हीरामन जी, इतिहास तो नहीं, इसमें हमारी युवा धरोहर को जानकारी भी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे युवा पीढ़ी को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं टेक प्राइड इन लेगेसी। लेगेसी तो यही है हमारी, और जब युवा समझ सके जो हमारी हजारों साल की हमारी परंपरा है, संरक्षित रख सके, उसको समझ सके। बहुत समय कम है, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। बस यही कहेंगे कि चाहे आज श्री भगवत गीता या फिर नाट्यशास्त्र जब विश्व की इस स्मृति सूची में शामिल हुए हैं तो अनेकों अनेक मोक्ष मूलर, जो मैक्स मूलर जाकर मोक्ष मूलर हो जाते हैं, जिस तरीके से भारत भारतीयता को लोग आत्मसात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं दुनिया अभिषिक्त हो सकेगी, सिंचित हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गौड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी। तो निश्चित तौर से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की इस समय जो दौर चल रहा है उसमें ये मान के चले कि आज यूनेस्को द्वारा न केवल भारत भारतीयता की मेधा को, भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया गया है, बल्कि खुद ये सूची भी सम्मानित हुई है। और निश्चित तौर से राष्ट्रीय स्तर की सूची, क्षेत्रीय स्तर की सूची और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचियों में भारत के और ऐसे नाम, और ऐसे ग्रंथ, और ऐसे हमारे पुरखों और मनीषियों के कार्य समाहित होंगे, सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।